छापिए फटाफट से। कितने लेक्चर लगेंगे? लगभग 3 लेक्चर। इसको खत्म कर लेंगे तो जो एल्डिहाइड कीटोन के थोड़े बहुत बचे हुए रिएक्शन है उसको भी करा देंगे, फिर जाके आप मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बढ़िया, आइए सबने छाप लिया क्या? ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास दो टर्म दैट इज नोन एज कोपॉलीमर्स एंड होमोपॉलीमर्स। देखो कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर में क्या होता है, बस इतना सा समझ लो। बोलता है कि वो पॉलीमर, यहां ध्यान दो, वो पॉलीमर जिसमें बेसिक यूनिट जो है वो सेम नहीं हो। मतलब जैसे आपके पास ऐसा है कि जो बेसिक यूनिट है, अगर एक ही बेसिक यूनिट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो हम बोलते हैं कि दैट इज अ होमो, एक ही तरीके का यूनिट है तो उससे हम बोलते हैं कि दैट इज अ होमोपॉलीमर। अगर आपके पास ऐसा हुआ कि जो यूनिट्स है, जो मोनोमर्स है, वो दो या दो से अधिक तरीके के हो गए, तो भैया उस केस में हम कहते हैं दैट इज कोपॉलीमर। यूजुअली ये दो ही होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोल लेते हैं कि भैया दो तरह के अगर यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज अ कोपॉलीमर। तो ध्यान दीजिएगा, फटाफट से लिखते जाइए, फिर अपन इसके बाद बात करेंगे। नेक्स्ट छापते जाइए फटाफट से, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताते जा रहा हूँ। लास्ट टाइम बचा हुआ है, चलो भाई लिखो, लिखो पहले इसी को लिखो, फिर लिखो पहले। हो जाए दिव्यांशु तो बता देना। चलो ठीक है, लिख लीजिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, लिख लीजिए फटाफट से। समझ चुके हम ये होता क्या है।
चलिए बढ़िया। एक सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। अब देखिए यहाँ मैकेनिज्म पे एक बात ध्यान रखिए, होता क्या है कि जो एडिशन पॉलीमर है वो मेनली किन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो मेनली दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म को। और फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने पढ़ा है कि भैया फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म क्या होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार एनसीईआरटी खोल के इसको जरूर देखिएगा कि फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको फ्री रेडिकल से याद दिलाऊं, तो अगर आपको याद है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ा करते थे, और वो हम देखा करते थे दैट इज हेलोजिनेशन रिएक्शन में, जिसमें अल्केन जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके हेलोजन के साथ हैलाइड बन जाया करता था। ठीक है, तो जो एडिशन है, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो मेनली फॉलो करता है फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म को। कुछ केसेस में कार्बोकेटायन और कार्बेनायन भी बनते हैं, बट मेनली ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म को। फटाफट से लिख लीजिए इसको। इनके स्टेप्स भी अगर आपको याद हो तो उसमें हम पढ़ा करते थे चेन इनिशिएशन, छापिए फटाफट से। अच्छा अभी नहीं हुआ था पीछे वाला, ठीक है यशवी, मैं वापस से पीछे कर दूंगा, पहले इसको लिखो आराम से। और एक बार एनसीईआरटी तरीके से जरूर पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़िएगा जरूर। पॉलीस्टाइरीन बता दूंगा वैष्णवी, उसके मोनोमर्स कैसे बनते हैं, क्या बनता है। स्टाइरीन से बनता है वो, लिख लो इसको, मैं बता दूंगा। छाप लिया, चलिए ठीक है। देखो इसको बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन, मतलब पहले स्टाइरीन देख लो क्या है। ये हम पहले ही बात किए हैं एक बार, दिस वन, यहाँ पे लगा लो CH2, यहाँ लगा CH CH2,
ठीक है। अब होगा क्या, देखो पॉलीस्टाइरीन जब बनना होगा, ये इधर से ब्रेक होगा, ये इधर से ब्रेक होगा, इधर इधर चेन बढ़ते जाएगा, इधर इधर चेन बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक और मैं यहां बना देता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ। अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ये आगे वाले से कनेक्ट होते जाएगा, ये पीछे वाले से कनेक्ट हो जाएगा। डन है वैष्णवी? छापो। ठीक है, इन सबके मोनोमर्स इंपॉर्टेंट है, मोनोमर्स का अपन बात करेंगे सबसे लास्ट में, कौन कौन किससे बना हुआ है। चलो ठीक है, वैष्णवी सबके मोनोमर्स बताऊंगा लास्ट में, पूरा लिस्ट दे दूंगा मैं किसके किसके कौन से मोनोमर्स हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं हो। ठीक है, चलिए बढ़िया। ये कंडेंसेशन का डेफिनेशन है कि भैया कंडेंसेशन, सॉरी मैकेनिज्म है कंडेंसेशन कैसे होता है। तो वही सेम कहानी यहाँ पे भी है कि भैया यहाँ जो पॉलीमर्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं और वहां बीच बीच में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो निकलते जाते हैं। एग्जाम्पल जो कंडेंसेशन से बनता है दैट इज नाइलॉन, टर्लीन, बेकेलाइट, ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कंडेंसेशन से बनाए जाते हैं। तो कुछ नहीं है इसका मैकेनिज्म, ऐसा इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ डिपेंड करता है। जैसे मैक्सिमम केसेस में जो है ये दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR को ये मेनली फॉलो करता है। क्यों? जैसे OH है, OH निकला था तो OH मान लो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कहीं देता है, वहां से एक चीज को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये मेनली जो फॉलो करता है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर ये कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग मैकेनिज्म भी इसके पॉसिबल है, फटाफट से छाप लीजिए, इसलिए इसके मैकेनिज्म पे कोई खास चर्चा नहीं करते। किसी का और भी कोई चीज छूटा हुआ तो मुझे बता देना कि भैया हम फटाफट से छूटा हुआ अपन देख लेंगे, उस पर बात कर लेंगे, लिख लेंगे। किसी का छूटा हो तो बता देना। बस एक छोटी सी चीज बची है पढ़ने के लिए, उसके बाद आज की सभा समाप्त कर लेंगे। और जितना जल्दी हो सके अपने रिवीजन स्टार्ट कर दो। चलो नेक्स्ट है भैया इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो देखो इनके स्ट्रक्चर्स जो मेनली दो तरीके के पढ़े जाते हैं, दैट इज लीनियर, 3D। ठीक है, और भी है, ऐसा नहीं है कि यही है, बट ये जो दो है ये मेन बात किया जाता है भैया इन दो तरीके के स्ट्रक्चर्स इसके मेनली देखने को मिलते हैं। जो अपने पास पॉलीमर्स देखे गए हैं उसमें मेनली ये दोनों, हालांकि
ब्रांच्ड है, क्रॉस लिंक्ड है, बहुत सारे हैं, बट ये दो अपने पास मेन है। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए इन दोनों को। और इसी के साथ आज की सभा हम यही समाप्त कर देंगे। चलिए ठीक है, तो आई गेस सबने लिख लिया होगा। तो आज के लिए फिलहाल अपन यहीं पे रुकते हैं। अगले क्लास में कुछ और भी जो इसके इंपॉर्टेंट चीजें और जो सारे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज मोनोमर्स वाले, कि भैया किस पॉलीमर के कौन कौन से मोनोमर्स होते हैं, इसके बारे में अपन अगले क्लास में चर्चा कर लेंगे। और क्वेश्चंस वहीं से आए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और कहीं से मेनली आते नहीं है, मोनोमर्स वगैरह से ही उसी के आसपास से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में उसको चर्चा कर लेंगे और देखेंगे, प्रयास करेंगे कि अगले क्लास में चैप्टर द एंड हो जाए, नहीं तो एक क्लास और लगेगा, चैप्टर द एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, सबने लिख लिया? कोई ऐसा इसका छूटा हुआ है? चलो ठीक है, फिर बाय बाय।